सत श्री अकाल दोस्तों, इस वक्त तुहाडे नाल तुहाडा अपना दोस्त हरदीप सिंह भोगल प्रोग्राम का नॉक स्पैशल लैके हाजिर हाँ। दोस्तों, पंजाब की धरती हमेशा वड्डे वड्डे हमले झलदी रही है, पर नाल दी नाल जदों मुल्क की गल आउंदी है तो फिर पंजाब ढाल बनता है। पर इस वक्त जिहड़े हालात ने, बीती रात भी कुछ सिखावे नहीं लंघे इस खित्ते के हालात जिहड़े सीगे, क्योंकि एक बार फिर कई थावां ते धमाके सुने, गोलियां की आवाज़ आई ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿਉਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹੀ ਧਮਕੀਆਂ, ਉਹੀ ਧਮਾਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ एक गल स्पष्ट हो जाती है कि जिहड़ी दावे किए गए, जिहड़े वादे किए गए सी जां जिहड़ियां गल्लां आखियां गईयां सी, उन्हां दे विच कोई ना कोई कमी जरूर सी। जिस तरीके नाल देश के प्रधानमंत्री तो पहलां राष्ट्रपति ट्रंप जिहड़े अमेरिका दे ने उन्हां दा बयान सामने आ जाता है, जिस तरीके नाल पाकिस्तान लगातार दमगजे मार रहा हैगा, जिस तरीके नाल लगातार एक गल आखी जा रही है कि पाकिस्तान इकल्ला नहीं बोल रहा, उहदे पिछे चीन भी बोल रहा हैगा। तो सारिया चीज़ां सवाल मंग रही ने कि आखिरकार ये जिहड़े हालात ने इन्हां दे पिछे कहानी की हैगी। अज उहनूं समझण की कोशिश कर रही साडे नाल सियासी माहर दे वजों संदीप चौधरी जुड़े ने। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत जी तुहाडा। धन्यवाद हरदीप जी। चौधरी साहब, सब तो पहला तो आपां शुरुआत इसे मसले तो कर लईए। देश के प्रधानमंत्री पूरे देश नूं मुखातिब हुंदे ने ते उस तो कुछ समा बाद ही फिर धमाके दी आवाज़ां, फिर गोलियां दी आवाज़ां अते फिर लोकां दे विच सहम दा माहौल। ये जिहड़ी इस स्थिति नूं तुसीं किस तरीके नाल देख रहे हो, जदों बहुत वड्डियां स्टेटमेंटां दित्तियां होण, असीं पाकिस्तान नूं खूंजे ला दिता, असीं पाकिस्तान के उपर वड्डी कार्रवाई की, असीं साफ तौर पर कहा कि अतवाद बर्दाश्त नहीं करांगे तो गल जिहड़ी होगी सिर्फ अतवाद ते POK ते होगी। बहुत सारियां वड्डियां स्टेटमेंटां ते उस तो बाद फिर धमाके। ये जिहड़ी स्थिति है इसनूं तुसीं किस तरीके नाल एनालिसिस कर रही हो उत्थे? देखिए हरदीप जी, जिस तरीके का पूरा माहौल बना, जिस तरीके से पहलगाम के अंदर ये आतंकवादी अटैक हुआ और उसके बाद जिस तरीके से भारत ने रिस्पॉन्स किया, हालांकि उसमें कुछ समय लगा लेकिन रिस्पॉन्स वाकई अच्छा था। देश का हर व्यक्ति सरकार के साथ खड़ा था, विपक्ष पूरा सरकार के साथ खड़ा था, सबको विश्वास में लिया गया। लेकिन जब हमारे पास एक ऐसी अजय सेना है, जो कि हिंदुस्तान की सेना को मैं अजय मानता हूं, हमें कम से कम पाकिस्तान हरा नहीं सकता, ना कभी आज तक हरा पाया जी। तो ऐसे में जब ऐसा डिसीजन लिया जाता है, आप भी चौंक गए होंगे जब एकदम से आपने युद्ध विराम की बात सुनी। युद्ध विराम तब अच्छा लगता है, तब सुनने में अच्छा लगता है जब दुश्मन की कमर टूट चुकी हो और दुश्मन चारों तरफ भाग रहा हो और लोग हमें अप्रोच कर रहे हो कि बस अब मत मारो इसको, अब रोक दो, अब बैठ करके बात कर लेते हैं। और बैठ करके बात भी तब होती है कि आप कहते हैं कि ठीक है, आजा, हम शिमला में बैठ के बात करते हैं, या हम आगरा में बैठ के बात करते हैं, या हम दिल्ली में बैठ के बात करते हैं, या हम ताशकंद में बैठ के बात करते हैं। कोई आपकी चुनी हुई जगह और दुश्मन वहां पर आकर के आपके सामने बैठे तो युद्ध विराम अच्छा लगता है। युद्ध विराम तब अच्छा लगता है अगर आपने हाफिज सईद को ले लिया होता। युद्ध विराम तब अच्छा लगता है अगर आपने जिन मसूद अजहर को आप जहाज में बैठा के छोड़ के आए थे और आज एक नया भारत की आप बात करते हैं, दुनिया का विश्व गुरु खुद को हम बताते हैं, अगर हमने मसूद अजहर को वापस ले लिया होता तो युद्ध विराम करते हुए हम अच्छे लगते। अगर हमारा BSF का जवान जो पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ है, अगर हमने उसको वापस ले लिया होता तब युद्ध विराम अच्छा लगता। जो हम इतने दिनों से बातें करते हैं, हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो POK की बातें करती है, अगर हमने POK ले लिया होता तो हम जरूर कह सकते थे कि आइए बैठ के हम युद्ध विराम की बातें करते हैं। लेकिन हमने कुछ भी हासिल नहीं किया और अचानक युद्ध विराम हो जाता है। और ताज्जुब इस बात का होता है कि युद्ध विराम पाकिस्तान या हिंदुस्तान के बीच बातचीत के बाद नहीं होता है। एक डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका से ट्वीट आता है और हमें और आपको, मीडिया को, सारी दुनिया को पता चलता है कि युद्ध विराम हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया है। तो सोचिए किस तरीके का माहौल है। और इससे भी ज्यादा दुखद है, जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, कि जब 3 दिन का युद्ध चल रहा था, उसी 3 दिन के युद्ध के दौरान जो एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, आपको मालूम होगा, आप देखेंगे, सर्च करेंगे, पता चलेगा, स्टारलिंक को क्लियरेंस युद्ध के दौरान दी जाती है, जबकि युद्ध के दौरान हम और कोई काम नहीं करते। उसके बाद जो
अमेरिका का प्रोडक्ट है, जो सामान हिंदुस्तान में आता है, उनको टैरिफ फ्री कर दिया जाता है इसी युद्ध के दौरान। और जी। ये इतनी बड़ी खबरें थी जिनको हेडलाइन मिलनी चाहिए थी, जिनको ब्रेकिंग मिलनी चाहिए थी, लेकिन देश के किसी भी हाउस ने इनको हेडलाइन नहीं बनाया, न्यूज नहीं बनाया, और हमें सडनली पता चलता है कि भाई युद्ध विराम हो गया। उसके बाद जिस तरीके से मोदी जी 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, हालांकि ये सारी चीज पाकिस्तान हमसे पहले कर चुका है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पाकिस्तान को संबोधित भी कर चुका था, शायद कि हम हिंदुस्तान को किस तरीके से हमने झुकाया, किस तरीके से किया। लेकिन ठीक है, मोदी जी आए, तो जब मोदी जी आए तो सारे देश को कुछ दिमाग में सवाल थे, ये हम्म। थे कि इन चीजों के हमें जवाब मिलेंगे। जी। हरदीप जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें अपनी मीडिया के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से ये तो पता चला कि हमने पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचा दिया, हमारा बम, हमारी मिसाइल कहां पाकिस्तान में गिरी। लेकिन हमें और आपको अभी तक भी ये नहीं पता है कि हमने भी कोई नुकसान उठाया क्या। हमने हम्म। पाकिस्तान का कोई जहाज गिराया, हमें नहीं पता। लेकिन क्या हमारा कोई जहाज गिरा, ये हमें नहीं पता है। क्या हमारा कोई हेलीकॉप्टर गिरा, ये हमें नहीं पता है। क्या हमारा कोई पायलट या कोई फौजी शहीद हुए, ये हमें नहीं पता है। हिंदुस्तान के किस बड़े शहर पर, किस मंदिर पर, किस मस्जिद पर, किस गुरुद्वारे पर कहीं पाकिस्तान आक्रमण करने में सफल तो नहीं हुआ, ये हमें नहीं पता है। हमने पाकिस्तान की बहुत सारे अटैक को असफल कर दिया, लेकिन क्या कहीं वो अटैक करने में सफल हुआ, इस चीज की हमें जानकारी नहीं है, और न ही ये जानकारी मिली। हरदीप जी, सबसे बड़ी बात ये थी जी। कि ठीक है, मोदी जी सामने आए थे, तो जब मोदी जी 8 बजे सामने आए तो हमें कम से कम ये पता चलना चाहिए था कि आतंकवादी कौन से रास्ते से आए थे, हम्म। उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार था, कौन नेता जिम्मेदार था, और फिर वो कौन से रास्ते से वापस चले गए। आपने उस रास्ते की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किया, जो इसके लिए जिम्मेदार थे उनके लिए, उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया। पहलगाम में उस जगह पर हमारी सेना क्यों नहीं थी, हमारे सुरक्षा बल क्यों नहीं थे, कौन से अधिकारी या कौन से नेता उस चीज के लिए जिम्मेदार थे। तो सवाल बहुत सारे हैं जो जी। अभी हमारे और आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं, पूरे देश के दिमाग में चल रहे हैं। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੱਧਰੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਹਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸੱਚ नहीं ਸੀਗੇ? देखिए, ये जो युद्ध विराम है हरदीप जी, ये बिल्कुल घुटनों के बल है। हमारी सेना जीत रही थी, लेकिन हमारी लीडरशिप कहीं घुटनों के बल थी। और इसका उदाहरण ये है कि जब युद्ध विराम की घोषणा होती है, उसके ठीक 3 घंटे के बाद पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर रहा था। और जी। आपको चीज और बता दूं, हमने जो 3 नदियों का पानी जो चाइना से हिंदुस्तान में आकर के पाकिस्तान में जाता है, उसमें एक नदी पर हमारा डैम था, वहां पे हमने उसका पानी रोका हुआ था। लेकिन जैसे युद्ध विराम की घोषणा होती है, उस युद्ध विराम में अमेरिका ने कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये प्रेशर बनाया कि आपने पाकिस्तानी किस कीमत पर रोका हुआ है, उसको फौरन छोड़िए। और वो पानी छोड़ा गया, वो आज लगातार बह रहा है। और देखिए, कमजोर लीडरशिप का ऐसे पता चलता है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। लेकिन पहली बार आप देख रहे हैं कि पानी भी बह रहा है और हमारा खून भी किस तरीके से वहां पहलगाम में आपके सामने है। टेरर और डायलॉग एक साथ नहीं हो सकते। देखिए, हमारे यहाँ युद्ध विराम भी साथ साथ हो रहा है और टेरर भी लगातार बना हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि हम इस चीज में कहीं माइलेज ले पाए, हम पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर पाए। ये हमारी लीडरशिप की एक बहुत बड़ी कमजोरी में कहूंगा, या दबाव में कहूंगा, चाहे वो अमेरिका का दबाव हो, चाहे वो पाकिस्तान का दबाव हो। और दबाव भी क्यों बना, मैं आपको हरदीप जी ये भी क्लियर कर देना जी। चाहता जी। हूं। जी। देखिए, हिंदुस्तान पर दबाव नहीं था उस दिन जिस दिन हिंदुस्तान ने अटैक किया, लेकिन हिंदुस्तान दबाव में उस दिन आ गया जब पूरी दुनिया में घूमने के बाद भी, पूरी दुनिया की विजिट करने के बाद भी, पिछले 15 साल हमारे साथ एक देश अपनी एक AK-47 लेकर के, किसी का एक फौजी भी हमारे साथ खड़ा नहीं था। और पाकिस्तान, जिसे हम कमजोर कहते हैं, जिसे बिल्कुल गया बताते हैं, जिसे बर्बाद बताते हैं, उसके साथ टर्की से कार्गो विमान हथियारों का भर करके आ जाता है, ड्रोन का, मिसाइल का, वो उसके साथ खड़ा था। चाइना खुलकर उसकी सपोर्ट में आ चुका था। चाइना के वो जहाज, जो फाइटर जेट्स हैं, उन सबको और मिसाइल को वो चाइना की इस्तेमाल कर रहा था। ईरान उसके साथ खड़ा था। तो कहीं ना कहीं हमारी दर पड़ते हमारी खुल रही थी
कि हमने अभी तक क्या कमाया। और सबसे बड़ा झटका हिंदुस्तान को कब लगा? हिंदुस्तान बैकफुट पर उस दिन था जब हिंदुस्तान को ये पता, विरोध करने के बावजूद, कि यूएन की जो आईएमएफ जो उनका फंड रिलीज करने वाला जो ब्लॉक होता है, उसने $1 अरब पाकिस्तान को दे दिया। तो उस दिन कहीं मोदी जी घबरा गए और हमारी जो लीडरशिप थी वो बैकफुट पर आ गई। बिल्कुल। और अमेरिका आपको कह रहा था स्टार्टिंग में कि हम बीच में नहीं आएंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप ये देखिए पाकिस्तान के पास सबसे खतरनाक जो हवाई जहाज है, चाइना ने जो दिए हुए उनसे भी जो खतरनाक है वो F-16 है। अमेरिका के दिए हुए जहाज पाकिस्तान आकाश में उड़ा रहा था और वो हमें लगातार उनसे नुकसान पहुंचाने की बात करता है। और वही अमेरिका, हम कहते हैं कि हमारी अमेरिका हमारा दोस्त है, हम नमस्ते ट्रंप करते हैं, हम अब की बार ट्रंप सरकार की बात करते हैं, तो उस ट्रंप सरकार का हमें क्या फायदा है? कहीं ना कहीं वो ट्रंप सरकार भी पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। और चूंकि अमेरिका एक बिजनेसमैन कंट्री है, वो व्यापार करता है, स्टारलिंक की उसे ज्यादा चिंता है। स्टारलिंक समझते हैं एलन मस्क की कंपनी है, जी। एलन मस्क का बिजनेस ना रुके, एलन मस्क बिजनेस कर पाए और हिंदुस्तान के अंदर से इतना पैसा वो जनरेट कर सकते हैं जब स्टारलिंक स्टार्ट हो जाएगी। आपकी चाहे एयरटेल हो चाहे दूसरी कंपनियां हो, ये सब बीएसएनएल की तरह धराशायी होती चले जाएंगी, आपकी जियो वियो सब खत्म हो जाएंगी और स्टारलिंक का एक तरफा कब्जा हो जाएगा। और आप समझ सकते हैं एलन मस्क कितना हिंदुस्तान से पैसा बना करके ले जा सकता है। और अमेरिका के प्रोडक्ट पर आपने टैक्स पहले ही फ्री कर दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रेशर कहां से क्रिएट था, किस तरीके से था। और जिस तरीके से ट्वीट आया, ट्वीट इस तरीके का था कि आपको कान पकड़ करके कोई कह दे कि चुपचाप अपने घर में बैठ हथियार रख दे, और हमारी सेना के हथियार रखवा दिए गए हमारी लीडरशिप से। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਨੇ ਚਬਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, पर इत्थे देश की गल सी, इत्थे फौज की गल सी, फौज ने अपने वालों हरेक चीज़ की, पर नाल दी नाल कल्ला पाकिस्तान तो नहीं है, चीन की वड्डी ताकत है। जिस तरीके नाल हुण कुछ बयान भी वायरल हो रहे सी राहुल गांधी के पुराने कि तुसीं जे मुकाबला करन जा रहे हो पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान नहीं, इस वेले पाकिस्तान ते चीन के गठजोड़ नाल तुहाडा मुकाबला होऊगा। तो लगदा कि उस चीज़ नूं नज़रअंदाज किया गया इस पूरे माहौल के दौरान। देखिए हरदीप जी, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से हिंदुस्तान चीजों को हल्के में ले रहा था, मैं तो मानता हूं कि हमारी पॉलिसी फेल है। हमें पता ही नहीं है कि हमें किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। हमें यही नहीं पता है क्या श्रीलंका हमारे साथ है, क्या नेपाल हमारे साथ है, क्या बांग्लादेश हमारे साथ है, क्या चाइना हमारे साथ है, हमारा कौन सा पड़ोसी देश हमारे साथ है। हमें अपने पड़ोसियों का ही नहीं पता है। अगर हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं, देखिए बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ है आज की तारीख में, आपको बता दूं चाइना भी पाकिस्तान के साथ है आज की तारीख में, आपको बता दूं अमेरिका जिस तरीके से आपके सामने है, यूएन से $1 अरब का मिलना, ये बिना अमेरिका के पॉसिबल नहीं है। अगर अमेरिका ये कह देता कि वो आतंकवादी देश है या पुराना कर्जा उसके ऊपर इतना है, तो कभी नहीं मिल सकता। और मैं आपको ये भी बता दूं, यूएन का जो ब्लॉक है, आईएमएफ जो ये पैसा रिलीज करता है, ये पूरे तरीके से इसको हैंडल अमेरिका करता है जी। तो हमें यही पता हम किससे लड़ाई लड़ने वाले हैं। हमें तो केवल पाकिस्तान दिख रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के नाम पर हम राजनीति करना चाहते हैं। हम ये मैच चाहते थे कि देखिए हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, और हमें उम्मीद थी, हमारी लीडरशिप को उम्मीद थी कि शायद पाकिस्तान वापस अटैक नहीं करेगा और पाकिस्तान कहीं ना कहीं चुप बैठ जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारी लीडरशिप ने ये देखा कि पाकिस्तान मजबूती के साथ हमारे ऊपर अटैक भी कर रहा है, पाकिस्तान को भारी सपोर्ट भी मिल रहा है, तो हमारी जो लीडरशिप थी वो कहीं ना कहीं भागने लगी। और वो लीडरशिप भागने लगी जो ये कहती थी कि इससे पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो ये कहा जाता था, मोदी जी ने ये कहा, एक बड़े चैनल पर बैठ करके ये कहा, बड़े दुख की बात थी वो, कि पाकिस्तान हमें मार के चला जाता है और हमारे जो नेता हैं वो अमेरिका की तरफ भागते हैं। और इस तरीके से एक्टिंग करके बताया कि हिंदुस्तान को नीचा दिखाने वाली बात थी। मैं बोल भी नहीं सकता कि अमेरिका को जाकर के कहते हैं हमें बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो, इस तरीके से करके। तो आज वही काम आपने करके दिखा दिया। अगर आपके पास सेना मजबूत थी, आप हथियारों से मजबूत थे, आप फाइनेंशियली मजबूत थे, तो आपको अमेरिका जाने की क्या जरूरत थी? आप ट्रंप के ट्वीट से आपको घुटने टेकने की क्या जरूरत थी?
आप तब तक पाकिस्तान को मारते रहते जब तक पाकिस्तान घुटनों पर नहीं आ जाता, और हमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की जरूरत नहीं थी। आपने देखा युद्ध विराम पहले भी हुए हैं, आप युद्ध विराम करते, लेकिन युद्ध विराम इस कंडीशन पर करते कि भाई वहां के सेनाध्यक्ष या वहां के प्रधानमंत्री आपके पास आते और वो उन आतंकवादियों को भी लेकर के आते जो आपकी डिमांड थी, आपके बीएसएफ के जवान को भी लेकर के आते, या वो कहते भाई आप पीओ के भी रख लो लेकिन हमें बकस दो। इसमें हम्म। आप देखिए हर कोई जानना चाहता है कि हिंदुस्तान को मिला क्या। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਵਿਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੂਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਯੁੱਧ ਵਿਰਾਮ ਹੈਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ? जी बिल्कुल, ये चीजें कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी को दिखाते हैं। हमें ये कहना चाहिए अगर आपको माइलेज लेना है कि आतंकवादी पाकिस्तान चलते हैं, पाकिस्तान में ट्रेंड होते हैं और हम ऐसे पाकिस्तान को नास्तो नाबूद कर देंगे। आप ये देखिए अमेरिका के ऊपर जब आतंकवादियों ने हमला किया, अमेरिका ने डेरा डाल दिया अफगानिस्तान के अंदर, 20 साल तक वो अफगानिस्तान के अंदर रहे और अफगानिस्तान की बैंड बजा दी, और वो ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद ही अफगानिस्तान छोड़ वापस गए, करके बिल्कुल। वापस गए। तो हम किस चीज में किस चीज में हम कमजोर थे? हम उस अमेरिका के कहने से घुटने टेक रहे हैं। अमेरिका के कहने से आप युद्ध विराम कर सकते थे, लेकिन आप अमेरिका को एक बार ये कह दे कि हमारा हमला तब तक नहीं रुकेगा जब तक जो ये 5-6 आतंकवादी थे जो कश्मीर के अंदर आकर के ये वारदात को अंजाम दे करके गए, वो हमें जिंदा या मुर्दा चाहिए। कुछ तो आपकी कंडीशन होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। ये दुख की बात है, और केवल आज की तारीख में ऐसा लगता है जैसे चुनावी माहौल बनाने के लिए सारी चीजें की गई हैं। क्योंकि अब मैं ये भी देख रहा हूं कि कई न्यूज चैनलों पर, कई जगह, कई सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। आप मुझे ये बताइए, क्या घुटना टेकने की तिरंगा यात्रा निकाली जाती है? सोचने वाली बात है। किस तरीके की तिरंगा यात्रा है? क्या बीएसएफ जवान को हम लेकर के आ गए? क्या पीओके हमने ले लिया? क्या आतंकवादियों को हम लेकर के आ गए? किस चीज की हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं? या जो हमारी बहनें शहीद हुई हैं उनके सिंदूर के नाम पर हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं? जो हमारे फौजी मारे गए, 5 फौजी तो अकेले हरियाणा से मारे गए हैं, मैं आपको बता दूं। हमारा इतना बड़ा देश है, कितनी डेड बॉडी वहां से आई होंगी, कितने शहीदों के घर में आज बर्बादी हो गई है। तो किस चीज की हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं? या हम हर वक्त चुनावी माहौल में रहते हैं, राजनीतिक रंग में हम इतने रंग गए हैं कि हमारे अंदर की जो इंसानियत है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਆਸੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਯੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਮਾ ਇੰਜ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਲੈਪਸਿਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਪਸਿਸ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। जी हरदीप जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसमें जो सियासी फायदा है, जो राजनीतिक फायदा है, हमारे राजनीतिक दल आज भी वही देख रहे हैं, क्योंकि कई राज्यों का चुनाव आ चुका
कर आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स उठाए, उन सब पर लगातार पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। और दो लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ, शायद वो हालात को आज के वाकिफ करे, लोगों को में आए कि कई कलमकार कुत्तों की तरह वफादार हैं उसके, हम्म। कई कलमकार कुत्तों की तरह वफादार हैं उसके, सच्चा कोई नहीं झूठे कई लोग यार हैं उसके, कहता है वो माँ भारती का बेटा, पर माँ भारती भी आज कारनामों से शर्मसार है उसके। तो आप समझ सकते हैं सारी चीजें, इससे हम्म। ज्यादा अच्छे से शायद मैं नहीं समझा सकता। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਸક્ષਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੰਜ ਕਸੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਵਾਜਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਮਾ-ਜਾਮਾ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਵਾਰ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਹੋਈ, ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਜੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 71 ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ है? देखिए हरदीप जी, मैं आपको बताऊं, एक तो ये जंग उस तरीके की नहीं थी कि हमारी आर्मी बॉर्डर पर अटैक करती या पाकिस्तान की आर्मी आकर के हमारे ऊपर अटैक करती, जैसे आपने 65 की, 71 की और दूसरे जंग देखे हैं। जी। ये जंग एक तरीके से एक पावर शो था जिसमें हम दिखाना चाहते थे कि देखिए हम हिंदुस्तान में बैठे बैठे पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। जी। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा, जो हमारी लीडरशिप नहीं समझ पाई जल्दबाजी में या अपना पावर शो करने के चक्कर में, आप ये देखिए जिस दिन हिंदुस्तान के ऊपर अटैक होता है, जो आतंकियों का अटैक था, उसमें अमेरिका साइलेंट था, अमेरिका का कोई रोल नहीं था, बल्कि अमेरिका ने उसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया, जो कि अमेरिका चाहता था। बल्कि यहां तक अमेरिका ने कहा कि अगर आतंकवादियों के ऊपर पाकिस्तान हिंदुस्तान हमला करता है तो करना चाहिए। ऐसे में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को लगा जैसे अमेरिका हमारे साथ खड़ा है। और जैसे ही हमने हमला किया, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर उल्टा, हमारी भाषा में, जो हमने मिसाइल से या ड्रोन से किया, उन्होंने मिसाइल और ड्रोन से किया। जबकि हमारी लीडरशिप ये समझ रही थी कि पाकिस्तान इस मामले में कमजोर है, लेकिन उसे कई देशों ने फौरन वो चीज अवेलेबल करा दी जिससे कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर भारी पड़ा। और 3 दिन के युद्ध के दौरान आप चीजें समझना, एक वक्त अमेरिका आपके और पाकिस्तान के साथ नहीं था, उसने कहा ये हमारा मसला नहीं है, हम इसमें नहीं घुसेंगे। लेकिन जैसे ही 3 दिन का मामला होता है और अमेरिका को ये लगता है कि ये युद्ध लंबा चल सकता है, तो अमेरिका $1 अरब उसको दिलवा देता है। यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री के कान खड़े हो जाते हैं और दिमाग में एक स्ट्राइक होती है कि ये क्या हुआ, जबकि हिंदुस्तान ने उस चीज का विरोध किया था। उधर टर्की से विमान आ जाता है, कार्गो शिप वहां पे भर के आ जाता है, अब चाइना उधर से सपोर्ट कर देता है। अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को सोचना पड़ता है कि आगे अगर युद्ध बढ़ेगा तो इसका मुकाबला कर पाऊंगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में एक टेंशन पैदा हो जाती है कि ये युद्ध मैंने छेड़ करके गलती कर दी है और ये अब मेरे ऊपर भारी पड़ने वाला है। ऐसे में अमेरिका को अपना बिजनेस भी करना था। आपको याद होगा अमेरिका का फोकस एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक पे, वो पूरी दुनिया में अपना नेट एक वो बनाना चाहता है, होल्ड करना चाहता है। हिंदुस्तान की मार्केट पे उनकी नजर थी। इन्हीं 3 दिनों में वो क्लियरेंस हमें देनी पड़ जाती है, क्योंकि हम अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते थे इन 3 दिनों में। इसी 3 दिनों में हमें टैरिफ 0 कर देना पड़ता है, क्योंकि हम अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते थे। और इनके एवज में आप याद होगा अडानी के ऊपर भी एक केस अमेरिका में चल रहा है, जो शायद बहुत दबा छुपी चीज है जी, उससे भी पीछा छुड़ाना था, वो भी बहुत बड़ा एक मसला है। तो कई चीजों पे पर्दे डालते हुए ये युद्ध विराम हुआ। अदरवाइज आप समझ सकते हैं कमजोर से कमजोर कंट्री यूक्रेन भी इस तरीके से युद्ध विराम नहीं कर सकता। मैं मानता हूं अगर नेपाल का भी किसी से युद्ध हो जाए, नेपाल भी इस तरीके से किसी से युद्ध विराम नहीं कर सकता, भूटान भी किसी से इस तरीके से युद्ध विराम नहीं कर सकता। तो पूरे तरीके से ये पता चलता है कि हमारी लीड कहीं ना कहीं दबाव में थी, जबकि इतनी मजबूत हमारे पास सेना है जो पाकिस्तान के छक्के छुड़ा सकती थी, उसको लोहे के चने चबा सकती थी और
पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर सकती थी। और ये एग्जाम्पल है, आज तो हमारे पास आप बताते हैं कि नया भारत है, हम विश्व गुरु बन गए हैं, विकसित देश आप बताते हैं, इकोनॉमी में हम पहले दूसरे स्थान पर आप बताते हैं। लेकिन जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, 71 में हमने उनके 93,000 सैनिक बंदी बना लिए थे और बांग्लादेश और पाकिस्तान को तोड़ करके 2 हिस्सों में बांट दिया था। जी। तो आज सब कुछ होने के बाद इस तरीके का युद्ध विराम, ये चीजें समझ से बाहर है, समझ से परे। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਲੰਟ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੁਤਲਕ? ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ? देखिए, सत्यपाल मलिक जी का मैं सलाहकार रहा हूं, जब वो राज्यपाल थे अपने साथ में काम किया है। सत्यपाल मलिक बहुत ही दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, क्योंकि वो कोई भी एक पैसा रिश्वत का न लेना पसंद करते हैं न देना पसंद करते हैं। 5 कुर्ते पजामे उनका नियम रहा है। जब वो किसान के बेटे थे तब भी उनके पास 5 कुर्ते पजामे होते थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे तब भी उनके पास 5 कुर्ते पजामे होते थे। आज भी उनके पास 5 कुर्ते पजामे खद्दी के बहुत शानदार प्रेस हुए उनकी गाड़ी में हमेशा रखे रहते हैं। इससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए वो कभी किसी से दबे नहीं है। 1.5 कमरे का उनका फ्लैट है दिल्ली में, तब भी वो उसी में रहते थे, आज भी वो उसी में रहते हैं। उन्होंने ये चीजें साफ कही कि जिस तरीके का माहौल बनाया गया, जिस तरीके से लोगों को सपने दिखाए गए, हकीकत ऐसी कुछ भी नहीं है। हकीकत बिल्कुल उसके उलट है और इनके अंदर वो कुव्वत नहीं है, वो जिगरा नहीं है। इस बार भी उन्होंने बोला कि वो जिगरा नहीं है जो पाकिस्तान से ये युद्ध लड़ पाते या पाकिस्तान को घुटनों पर ला पाते। ਜੀ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? देखिए, आपने पहले भी देखा है, एक तो आपको ये स्टेटमेंट याद होगा कि भाई जो बुरा वक्त होता है किस तरीके से मोदी जी अपने शब्दों में उसको बोलते हैं कि उसमें हमें उसका कैसे फायदा उठाना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आपने पहले भी देखा कि भाई पहला वोट आपका शहीदों के नाम पर पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए। तो इस बार भी जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकालने का जो चल पड़ा है मामला, ठीक बिहार चुनाव से पहले, बिहार चुनाव के बाद भी कई स्टेट्स के चुनाव आने हैं, पंजाब के भी चुनाव होने हैं, फिर यूपी के भी चुनाव होने हैं। तो कहीं न कहीं हम ये बताने की जरूर कोशिश करेंगे, लोगों को गुमराह करने की ये जरूर कोशिश करेंगे कि देखिए पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इधर-उधर भाग रहे थे, या पाकिस्तान के डीजीएमओ इधर-उधर भाग रहे थे, या पाकिस्तान का जो सेना प्रमुख है वो घुटनों पर आ गया था। लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके परे है। ना पाकिस्तान भाग रहा था, ना हिंदुस्तान के सैनिक के भाग रहे थे पीछे, हिंदुस्तान के सैनिक भी युद्ध जीतने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन चूंकि अमेरिका को अपना बिजनेस भी करना था और अमेरिका को हम दबाव में भी लेना था, और अमेरिका ने कहीं न कहीं अपनी ताकत दिखाई है। और अमेरिका ने अपनी ताकत इसलिए भी दिखाई है, आपको बता दूं, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया की राजनीति करता है। और हम इसके प्रधानमंत्री एक बार एक टीवी चैनल पर बैठकर ये बोल चुके हैं, जबकि अमेरिका तो एक एक बात की खबर पूरी दुनिया से लेता है, ये बोल चुके थे कि भाई हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर पाकिस्तान हमें मार के जाता है तो अमेरिका की तरफ भागता है, तो अमेरिका की तरफ हम क्यों भागे, हमें पाकिस्तान जाना चाहिए। तो कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप के दिलो दिमाग में उठी थी कि क्या मोदी जी इतने बड़े हो गए हैं जो उन्हें अब अमेरिका की जरूरत नहीं रही, और उसने ये दिखा दिया कि हमारे बिना तुम कुछ नहीं हो, जैसा हम चाहेंगे तुम्हें वैसा चलना पड़ेगा, जैसा हम चाहेंगे वैसा करना पड़ेगा, जब हम चाहेंगे जिस बिजनेस डील पे तुम्हें साइन भी करने पड़ेंगे, जब हम तुम्हें युद्ध से रोकने की कोशिश करेंगे तुम्हें रुकना भी पड़ेगा और हमारे ऊपर रहना पड़ेगा। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੜਗੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਅ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੇਬਾਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਡੀਲਾਂ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਹਟਾਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਉਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਸક્ષਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਬੇਬਾਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਵਿਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬਚਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ S-400 ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਡੀਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਡੀਲ ਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਡੀਲ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਵਿਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।